नमस्कार अभ्यर्थी मित्रों और माननीय दर्शकों, ग्रोथ माउंट एजुकेशन के इस यूट्यूब मंच ग्रोथ माउंट यूपीएससी पर मैं ध्रुव जानी आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज इस मंच पर इस विशेष श्रृंखला जिनके तहत हम लोग महत्वपूर्ण कानूनों की चर्चा करते हैं उसका 55वां लेक्चर है और इस लेक्चर के तहत हमें आर्म्स एक्ट यानी कि हथियार अधिनियम देखना है। बहुत ही संक्षिप्त यानी कि छोटा सा कानून है मगर अपने आप में महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसका मूलभूत उद्देश्य यह है कि भारत भर में जो अवैध हथियार है उनके पोजीशन को रोकना और उनके द्वारा जो हिंसा होती है उसको भी रोकना। और इसलिए यहाँ लाइसेंसिंग पद्धति की जो शुरुआत इस कानून के द्वारा हुई है। जिनके पास वैध हथियार है उनको एक लाइसेंस दिया जाता है उस हथियार को होल्ड करने के लिए, और उनके उपयोग के लिए भी उन होल्डर्स को, उन वेपन होल्डर्स को जो है अकाउंटेबल भी बनाया गया है इस कानून के तहत। तो अपने आप में इसलिए महत्वपूर्ण है। 1959 का कानून है। इस कानून में जो है बहुत ही कम धाराओं में यह पूरे व्यवस्था की चर्चा की गई है, जो हमें यहाँ हमारी मोडस ऑपरेंडी से देखना है, जिसके तहत हम लोग इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड, ऑब्जेक्टिव, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस, अमेंडमेंट्स, इफ और क्रिटिसिज्म एवं इंपॉर्टेंस के बारे में बात करते हैं। मगर मूल बात शुरू करने से पहले आप हमारे साथ growthmounteducation.com हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। वहाँ आपको ये सारी चीज़ें इन द फॉर्म ऑफ ब्लॉग्स मिलेगी, प्लस पीडीएफ के फॉर्म में है। चीज़ों को आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे कोई भी माध्यम के हो, चाहे आप अंग्रेजी माध्यम के, चाहे आप हिंदी माध्यम के, दोनों के लिए यहाँ अनुकूल भाषा में चीज़ें उपलब्ध है। प्लस आप अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे इंस्टाग्राम एवं फेसबुक के साथ भी हमारे साथ जो है फेसबुक के ऊपर भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, जिनके तहत आप हमसे अपडेट हो सकते हैं। क्योंकि हमारी जो पूरी चीज़ें हैं टाइम टेबल की और वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ डिस्क्लोज करते हैं। तो आप आज ही इंस्टाग्राम के ऊपर एवं फेसबुक के ऊपर हमें फॉलो कीजिए। प्लस यह पुस्तिका के ऊपर आधारित हमारी यह पूरी श्रृंखला है, जिसका आज 12वां भाग चल रहा है। और इस 12वें भाग में हमें सुरक्षा एवं डिजास्टर मैनेजमेंट के कानून देखने हैं। काफ़ी सारे कानूनों को हमने देख लिया, जिनमें कानूनी प्रक्रियाएं देखी, सब्सटेंशियल लॉ जैसे आईपीसी देखा, एविडेंस लॉ देखा। ठीक है, आज हमें बात करनी है आर्म्स एक्ट की, जो अपने आप में सिक्योरिटी के साथ संबंधी है। और यह आखिरी भाग है इस पर्टिकुलर पुस्तिका का। प्लस यह पूरा हमारा प्रोग्राम, यह पूरी हमारी योजना आज़ादी के 75 वर्ष यानी कि आज़ादी के अमृत महोत्सव को हम समर्पित करते हैं। अब शुरू करेंगे मूल चर्चा। इंट्रोडक्शन से देखना है, 3 बिंदु है सबसे प्रथम, जिनमें सबसे प्रथम बिंदु कहता है करंट आर्म्स एक्ट वॉज लेजिस्लेटेड in 1959 to replace the older arms act of 1878, yes, which was a colonial law। और कॉलोनियल लॉ इतना ही भयंकर था क्योंकि ये तो बट ऑब्वियस है कि भारतीयों के पास किसी भी किस्म के हथियार ना बचे, उस दृष्टि से उन्होंने यह कानून बनाया था। क्योंकि 1857 का जब जो रिवोल्ट हुआ 1857 का, और भारी मात्रा में भारतीयों के पास जो हथियार पाए गए, जो अंग्रेजों ने देखे और जो देख के ही उनमें एक भय का जन्म हुआ, उस भय में से यह कानून निकला है। यह आर्म्स एक्ट जो 1878 का है वो निकला था, और प्रति भारतीयों को, प्रति देशी व्यक्ति को हथियार रखने से रोका गया। जिनके पास हथियार थे उनके हथियार भी जब्त कर दिए गए। जिन्होंने आपत्ति जताई उन व्यक्तियों को भी हिरासत में ले लिया गया, उनको भी गिरफ्तार कर दिया गया। तो ये परिस्थिति यहाँ हमें देखने को मिली थी। मगर अब स्वाधीन हो गया है भारत, तो भारत में एक ऐसा सप्रेसिव लॉ होना नहीं चाहिए, एक रेगुलेटिंग लॉ होना चाहिए। और उसी के जो है उद्देश्य से यहाँ यह भारत में यह कानून लाया गया था। दूसरा बिंदु कहता है द इंटेंशन ऑफ दिस एक्ट इज टू अलाउ द पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन व्हाइल रेगुलेटिंग द सेम। यस, द इंटेंशन ऑफ द एक्ट, कानून की जो अपने आप में मांग है या कानून का जो इंटेंशन है, उसकी जो इच्छा है वो ये है कि अलाउ करना, आर्म्स एंड एम्यूनिशन अलाउ करना कोई दिक्कत नहीं है, मगर उसे लाइसेंस के रूप में अलाउ करना, उनको रेगुलेट करना, चीज़ों का जवाब मांगना, जो उपयोग में जो एम्यूनिशन लिया जा रहा है उनका उपयोग कहाँ हो रहा है वो प्रश्न करना, इनफैक्ट ओवरऑल रेगुलेटिंग करना, ये इस कानून का मूलभूत उद्देश्य था। तीसरा और आखिरी बिंदु परिचय का कहता है कि टू बैलेंस द प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी एंड टू प्रिवेंट एनी फियर emanating from the same, the legislation work towards regulating the arms possession। yes, भारत में तो अभी अच्छी परिस्थिति है, क्योंकि जैसे हम देखें कि जो लिबर्टी का प्रिंसिपल है, जो स्वाधीनता का सिद्धांत है, वो ये कहता है कि प्रति व्यक्ति को हथियार रखने की, अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखने की परमिशन है। मगर यहाँ सिक्योरिटी को, इंटरनल सिक्योरिटी को बचाने के लिए हमें यह रेगुलेटिंग एक्ट लाना ज़रूरी है, क्योंकि अन्यथा अगर
सभी के पास हथियार होंगे तो हिंसा बढ़ जाएगी, जैसे आज हम अमेरिका में देख रहे हैं। क्योंकि अमेरिका में मौलिक अधिकार जितने, अमेरिका में जो है जितना पालन होता है मौलिक अधिकारों का, जितनी स्वाधीनता वहां के नागरिकों को है उतनी स्वाधीनता विश्व के विश्व के कोई भी देश के नागरिकों के पास नहीं है। तो उसमें उनके पास हथियार रखने की भी अनुमति है। दे हैव राइट टू कीप वेपन विद देमसेल्व्स फॉर देयर सेल्फ डिफेंस। और इसी के साथ यहाँ आज अगर देखें तो कहीं पर भी शूट आउट हो जाता है, कहीं पर भी किसी भी शांत जगह पर, किसी भी मार्केट, कैफे, पब्लिक जो है कोई भी प्लेस, चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, चाहे वो गार्डन हो, लाइब्रेरी हो, ठीक है, वहाँ फायरिंग जो है वो हो जाता है, हिंसा हो जाती है। तो ये एक कारण है ऐसा भारत में ना हो। इसलिए प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी को काउंटर करने के लिए कि भाई हथियार रखिए, आपके स्व बचाव के लिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई निजी दुश्मन है जो आपके ऊपर हमला कर रहे हैं, आपकी जान को खतरा है, तो आप हथियार अवश्य रखिए, मगर आप हथियार रखने के लिए, उसके उपयोग के लिए जवाबदेह है। वो यहाँ इस कानून ने स्थापित किया, जो इस कानून की बड़ी बात है। ये बात रही यहाँ इसके परिचय की। अब आगे देखें तो इसके पृष्ठभूमि में देखना है, 4 बिंदु है। सबसे प्रथम बिंदु कहता है कि ओरिजिनल एक्ट वॉज एनेक्टेड इन 1878। और जो मैंने आपको बताया कि जो भय अंग्रेजों के मन में, जिस भय ने जगह बना ली 1857 के विप्लव में, भारतीयों के हथियार के साथ दर्शन करके, उस भय में से यह कानून निकला था। और इसीलिए उन्होंने प्रतिदेशी लोगों को हथियार रखने से रोकने के लिए यह कानून लाया। As this law was colonially prevented Indians from bearing arms without a proper permit। और proper permit यानी कि next to impossible, near to impossible, ठीक है। और इसीलिए यह कानून स्वाधीन भारत में नहीं चला, because it was suppressive in nature। तीसरा बिंदु कहता है also older law had many racial imputation to it and considered Indians to be unfit for the possession of arms। और इसमें कुछ वंशवेद के तत्व भी थे, जिनके तहत जो गोरे लोग थे उनको हथियार रखने की परमिशन थी। और ये मानते थे कि भाई जो गोरी नस्ल है, जो यूरोपियंस है, वे अपने आप में सक्षम है हथियार रखने के लिए, उनके उपयोग के लिए, मगर जो भारतीय है वे 100% असक्षम है। जो है, आप कह सकते हो कि जो ब्लैक स्किन है, जो एशियंस है, वो असक्षम है, वे ऐसा मानते थे। और उनकी मान्यता यहाँ हमें इस कानून में भी दिखाई पड़ती थी। तो ये भी एक कानून था जिसको हमने रेटिफाई कर दिया और उसकी जगह भारत ने एक नया कानून लाया। एंड लास्टली, इन ऑर्डर टू रिमूव दिस प्री जुडिशियल व्यू एंड टू अलाउ द रेगुलेटेड पोजेशंस ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, द आर्म्स एक्ट ऑफ 1959 वाज एनेक्टेड। यस, तो यही टैबू को रिमूव करने के लिए, यही गैर मान्यता को, यही गैर रीति को या गैर परंपरा को शून्य करने के लिए, खत्म करने के लिए यहाँ यह कानून लाया गया। और भारतीयों को भी एक प्रोसेस के तहत, एक लाइसेंस के तहत आर्म्स देने का फैसला लिया गया। तो यह बात रही इसके बैकग्राउंड की। अब इसके उद्देश्यों को देखना है। एक ही उद्देश्य मात्र है जो कहता है कि द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस एक्ट इज टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटिंग टू आर्म्स एंड एम्यूनिशन इन द कंट्री। भारत में हथियार एवं उसके संसाधन संबंधी जो कोई कानून बिखरे पड़े हैं उनको सम्मिलित करना, और उनमें अगर कोई ज़रूरत लगे तो फेरफार करना और भारत में लागू करना, यह एकल उद्देश्य के साथ यह कानून आया था। अब इसका कुछ प्रमुख प्रावधान देखने हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही संक्षिप्त कानून है, अलग अलग बिंदुओं में, अलग अलग चैप्टर्स के तहत हमें जो कुछ चीज़ें यहाँ स्पष्ट की गई है, जिनका उल्लेख है, वो हमें देखना है। द एक्ट हैज़ अ टोटल 46 सेक्शन, ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान, आज के भारतीय संविधान के स्वरूप का एक 10वां भाग है यह पूरा कानून। डिवाइडेड अमंग 6 चैप्टर्स, 6 अध्यायों में इसको विभाजित कर दिया गया है। प्रथम चैप्टर है प्रारंभिक, यानी कि प्रिलिमिनरी, which says the extent, scope, definitions of the act concerned। yes, as happens in every law या majority जो अधिकतम कानून होते हैं उनमें प्रथम अध्याय में अवधारणाएं, उनके स्कोप, एक्सटेंट, एप्लीकेबिलिटी इत्यादि चीज़ों की बात की जाती है। तो यहाँ भी यही बात है। दूसरे चैप्टर यानी कि अध्याय 2 में एक्विजिशन, पोजेशन, मैन्युफैक्चर, सेल, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, यानी कि देखिए कितनी चीज़ों को सम्मिलित एक अध्याय ने किया है। एक्विजिशन, अपने पास रखना, पोजेशन, एक्विजिशन यानी कि प्राप्त करना, पोजेशन यानी कि पास रखना, मैन्युफैक्चर, बनाना, बेचना,
आयात करना, निर्यात करना और उनका परिवहन करना। तो हथियार संबंधी कुछ भी चीज, चाहे आप चीज खरीद रहे हो, बेच रहे हो, एक जगह से दूसरी जगह जो है ले जा रहे हो, रख रहे हो, तो वो सारी चीजें अगर हथियार है, एम्यूनिशन है, आर्म्स है, तो यह कानून के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाएगा। सेक्शन 3 ऑफ चैप्टर 2 सेज it makes it mandatory for a processor of firearms to get the same license. The 1959 Act allow for the possession of 3 firearms, whereas the 2019 amendment changed this to allow the possession of only 1 firearm. Yes. So this was the amendment which was made in recent past, यानी कि 2019 में ही ये आया। 1959 के तहत प्रति व्यक्ति को 3 फायर आर्म रखने की अनुमति थी, जिसको घटाकर अब मात्र 1 कर दिया है। तो ये बड़ी बात है और इसके तहत जो सिक्योरिटी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया है सरकार ने। जो थ्रेट है उसे कम करने का, सिक्योरिटी है उसे बढ़ाने का प्रयास किया है। The license to be obtained is a license for the firearm itself, the possession of which may change from person to person along with the registered license. Yes, लाइसेंस मात्र और मात्र फायर आर्म का ही होता है, और जैसे जैसे फायर आर्म एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति की ओर जाता है, अगर बंदूक जो है वो एक व्यक्ति ने दूसरी व्यक्ति को बेच दी तो लाइसेंस भी उसके साथ ही जो है जाएगा मालिक के पास। ठीक है, व्यक्ति के साथ इंटरलिंक करने का जो तरीका है वो भी यहाँ भारत में विकसा नहीं है लाइसेंस का या फायर आर्म का। सेक्शन 5 मेक्स इट मैंडेटरी फॉर अ पर्सन टू होल्ड ए लाइसेंस इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर, सेल, ट्रांसफर, कन्वर्ट, रिपेयर, टेस्ट और प्रूव ए फायर आर्म। ठीक है, बंदूक को जो है, अगर आपको बंदूक संबंधी कोई भी चीजें करनी है, अगर आपको उसे रिपेयर करवाना है, अगर आपको उसे बेचना है, खरीदना है, तो आपके पास यहाँ खरीदना यानी कि जो है जो उसके स्पेयर पार्ट्स है, ठीक है, वो खरीदने हैं, एम्यूनिशन खरीदना है, तो आपके पास लाइसेंस होना अनिवार्य है, जो इस कानून की धारा 5 में उल्लिखित है। फिर इन लाइन विद द स्ट्रिक्ट नीड टू कंप्लाई विद द लाइसेंस प्रोविजंस, सेक्शन 8 मेक्स इट इलीगल to sell or transfer firearms that do not have an identification mark of a stamp or cannot be identified when a need to do so arise. Section 8 makes it illegal to sell, transfer firearms. देखिए यहाँ जो लीगल फायरआर्म्स होते हैं उनमें एक विशेष संकेत होता है, एक विशेष चिन्ह होता है। अगर वो चिन्ह किसी भी फायरआर्म में ना मिले तो वो लीगल नहीं है, उसे इलीगल माना जाता है। और जहां जहां जरूरत लगे कि वेदर द फायर आर्म इज लीगल, इज परमिटेबल और नॉट, तो वहां वहां वो चिन्ह को देखा जा सकता है, उसके ऊपर डिराइव किया जा सकता है। मगर जहां नहीं दिखेगा जिस फायर आर्म के ऊपर, वो इलीगल मानी जाएगी। फर्दर सेक्शन 9 ऑल्सो मेक्स इट इलीगल टू सेल फायर आर्म्स टू पर्सन बिलो द एज ऑफ 21 ईयर्स। यस, तो यहाँ 21 वर्ष से नीचे के लोगों के लिए फायर आर्म्स उनको बेचना अपने आप में एक बहुत ही गुनाह है, एक गुनाहित प्रवृत्ति है। इट इज अ क्रिमिनल, इट सेट्स अ क्रिमिनल लायबिलिटी, आई मीन अंडर सेक्शन 9 ऑफ आर्म्स एक्ट 1959। अब चैप्टर 3 यानी कि अध्याय 3, जिनके तहत प्रोविजंस रिलेटिंग टू लाइसेंस की बात की गई है। द चैप्टर डील्स विद ग्रांटिंग ऑफ लाइसेंस बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। द अथॉरिटी हैज टू मेक एन इंक्वायरी regarding the firearm before issuing a license, and such a license can be issued to Indian citizen only. An authority may also refuse to issue a license when license is sought for a firearm that is banned under the provision of the Arms Act. Yes, तो यहाँ ये पूरी प्रोसेस है जिनके तहत कैसे लाइसेंस लिया जाता है उसका जिक्र किया गया। अथॉरिटी हैज टू मेक एन इंक्वायरी रिगार्डिंग द फायरआर्म बिफोर इश्यूइंग ए लाइसेंस। यस, लाइसेंस को इश्यू करने से पहले जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, यह उनकी जिम्मेदारी है कि उन्हें फायर आर्म्स को अच्छी तरीके से फायर आर्म को देखना पड़ेगा जिनके लिए वे लाइसेंस इश्यू करना चाहते हैं। सारी विगतें जो है वो नोट डाउन करनी पड़ेगी। प्लस यहाँ ये भी बात है, जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है वो लाइसेंस देने से मना भी कर सकती है इन केस एन एप्लीकेटर मेक्स एन एप्लीकेशन फॉर लाइसेंस ऑफ ए बैंड फायर आर्म अंडर दिस पर्टिकुलर एक्ट। यहाँ एक ऐसी सूची दी गई है जिनके तहत ऐसा हथियार है जिनका लाइसेंस या जिनका उपयोग भारत में निषेध है, कोई भी हाल में जिनका लाइसेंस ही नहीं मिलने पात्र। तो अगर ऐसे फायर आर्म्स है जिनका लाइसेंस चाहिए तो यहाँ लाइसेंसिंग अथॉरिटी मना कर सकती है। The license can also be revoked when the term of issue of license as decided by the authority are violated. Yes, और लाइसेंस यहाँ रद्द भी किया जा सकता है, फिर से जब्त भी किया जा सकता है अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी की शर्तों का उल्लंघन हो। लाइसेंसिंग अथॉरिटी की शर्तें यानी कि अगर लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने बोला है कि भाई जहाँ शादी है वहाँ जो है आपको जो है फायरिंग नहीं करना है, ठीक है, शराब बराब पी के,
तो ये शर्त है जो कि लाइसेंसिंग अथॉरिटी ने दी है, मगर अगर ये वायोलेट हुआ तो इन दैट केस यह लाइसेंस रिवोक हो सकता है, उसे रद्द कर दिया जा सकता है। ये भी बात यहाँ स्पष्ट की गई है। अब चैप्टर 4 which deals with power and procedures. This entails the power of the enforcing authority such as the police. The power includes the ability to demand the production license when necessary, the arrest of a person carrying arms under suspicious circumstances, search and seizure, powers of magistrate in case of suspicion, etc. ठीक है, तो आर्म्स एक्ट के तहत जो एनफोर्समेंट एजेंसीज है इंक्लूडिंग मजिस्ट्रेट, उनको कुछ सत्ताएं दी गई है जिनके तहत पुलिस जो है वो किसी भी ऐसे सस्पिशियस व्यक्ति को पूछ सकती है अपने आर्म्स के बारे में, फायर आर्म्स के बारे में, उनके लाइसेंस के बारे में, लाइसेंस प्रोड्यूस करने के लिए भी बोल सकती है। इनफैक्ट उन्हें जो है सर्च कर सकती है, सीज कर सकती है अगर जो लाइसेंस है वो अप्रोप्रिएट ना लगे तो ऐसा कुछ प्रावधान यहाँ किए गए हैं सत्ता के रूप में, ताकि इस कानून का कार्यान्वयन अच्छी तरीके से हो और ये कानून अपने आप में असरकारक साबित हो। फिर उसके बाद द पावर्स इंक्लूड द एबिलिटी, वो हमने देख लिया, हमने चैप्टर 5 देखना है। अब ऑफेंसेस एंड पेनल्टी की बात उसमें की गई है। द पनिशमेंट फॉर सेल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फायर आर्म्स विदाउट लाइसेंस इज a 3 year imprisonment. Yes, without license is a 3 year of imprisonment. Manufacturing sale of firearm. The illegal possession of firearm leads to an imprisonment of 1 year. Yes, अवैध रूप से अपने कब्जे में रखना हथियारों को या अवैध हथियारों को अपने कब्जे में रखना, वो 1 वर्ष का आप कह सकते हो कि एक वर्ष की हिरासत को इन्वाइट करेगा। एज पर सेक्शन 27, ए फायर आर्म इज यूज्ड इन कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द आर्म्स एक्ट, इट अट्रैक्ट्स अ पनिशमेंट ऑफ इम्प्रिजनमेंट फ्रॉम 3 to 7 years. यस, अगर कोई भी फायर आर्म को आपने जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है या आर्म्स एक्ट 1959 है, अगर उनके जो है आप कह सकते हो कि जो प्रावधान है अगर उनको उल्लंघित किया, आपने इस तरीके का उपयोग किया अपने हथियार का, तो यहाँ 3 से 7 वर्ष तक की हिरासत आपको हो सकती है। 3 से 7 वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। फिर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द लाइसेंस रिक्वायरमेंट और द रूल्स ऑफ द आर्म्स एक्ट लीड्स टू द फाइन ऑफ ₹2000 और इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months. ठीक है, तो यहाँ ये कॉन्ट्रावेंशन ऑफ लाइसेंस रिक्वायरमेंट और रूल्स की बात की गई है। कोई भी ऐसा रूल्स है जो मिसलेनियस है मगर उसको फॉलो करना जरूरी है, अगर फॉलो नहीं किया जा सकता तो कुछ सजा, मामूली सजाओं का भी यहाँ जो जिक्र किया गया है। द पनिशमेंट एंड पेनल्टीज फॉर द कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द आर्म्स एक्ट हैव बीन इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली बाय 2019 अमेंडमेंट. यस, 2019 अमेंडमेंट से जो सजा है वो बढ़ा दी गई है, वो सख्त कर दी गई है ताकि इस कानून का कार्यान्वयन अच्छे तरीके से हो और यह कानून की जो असरकारिता है वो बनती रहे या बनी रहे। चैप्टर 6 विच इज लास्ट which deals with miscellaneous यानी कि विविध चीजों के साथ संबंधी है। चैप्टर deals with the provisions such as warehousing of arm, criminal responsibility of a person, arrest and searches, power to exempt etc. ठीक है, तो कुल मिलाकर ऐसे विविध चीजों का यहाँ उपयोग किया गया है जो अपने आप में इस कानून के कार्यान्वयन करने के लिए उपयोगी हो, वो यहाँ अध्याय 6 में लिखित है। अब हमें इसके क्रिटिसिज्म एवं इंपोर्टेंस के बारे में देखना है। यहाँ तक हमने 6 अध्यायों के मूलभूत प्रावधान देखे। 2 बिंदु है क्रिटिसिज्म में। प्रथम बिंदु कहता है एक्ट हैज बीन क्रिटिसाइज्ड फॉर इट्स इग्नोरेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिगार्डिंग द इंप्लीकेशन ऑफ फायर आर्म्स एंड एम्यूनिशन. National Crime Record Bureau data shows that only around 3% of firearms seized by enforcing agencies are licensed. Yes, तो यहाँ कुल मिलाकर यह बिन असरकारक है। यह जो पहला ही आलोचना है वो ये सिद्ध करना चाहती है कि यह कानून जो है वो बिन असरकारक है। अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े देखें तो हमें यह बात सिद्ध करने का मौका मिलेगा या हम लोग प्रयास कर सकते हैं। दूसरा बिंदु कहता है इंप्लीमेंटेशन एंड एनफोर्समेंट ऑफ दिस लॉ आर नॉट एक्चुअली वर्किंग टुवर्ड्स द फुलफिलमेंट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव्स. यस, यह कानून के द्वारा जो प्रस्तावित उद्देश्य है, कहा गया है कि इसका कार्यान्वयन गलत दिशा में हो रहा है। इसके कार्यान्वयन से इस कानून के उल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त नहीं किया जा रहा है। ये इसकी दूसरी बड़ी आलोचना है। तो ये 2 मुख्य आलोचना। ऑन द कॉन्ट्ररी एक इंपॉर्टेंस दिया गया है जो कहता है एज मेंशन्ड अर्लियर एक्ट इज इंपॉर्टेंट इन that it aims to balance the principle of liberty to possess arms and ammunition with the responsibility and liability that arise from carrying such dangerous weapons. ठीक है, तो यहाँ जो हमने जिक्र किया था प्रिंसिपल ऑफ लिबर्टी, जो किसी भी व्यक्ति को जिम्मेदारी एवं एक दायित्व, एक ऋण के साथ हथियार रखने की अनुमति दे सकती है। तो यहाँ ये दोनों के बीच में एक जो एक समान ब्रिज बनाता है,
दोनों को समान रखता है। तो ये इस कानून की अपने आप में एक बड़ी महत्व की बात है। तो यहाँ इतना देखना था आज इस हमें 95वें लेक्चर में इस पर्टिकुलर सीरीज के। साथ ही आपने अगर अन्य कानूनों अन्य उपाख्यानों में नहीं देखे हैं तो मैं आपको अनुरोध करूंगा कि आप प्रतिदिन 1 या 2 कानून गोरखपुर यूपीएससी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर देखिए, आपकी नोट्स बनाइए, वेबसाइट के ऊपर विजिट कीजिए अगर आपको ब्लॉग फॉर्म में चीज़ें आपको अगर जो है चीज़ों का पठन करना है, और जो है आपकी तैयारी जो है वो मजबूत बनाइए। साथ ही आप आपके सजेशंस हमें लिख सकते हैं, आपके जो डाउट्स है वो भी हम वेलकम करते हैं, हम उनका उत्तर देने का एक संतुष्ट उत्तर देने का प्रयास करेंगे। प्लस हम लोग मिलेंगे अगले ही लेक्चर में अगले कानून के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। देखते रहिए गोरखपुर यूपीएससी। जय हिंद।